हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतीश गुप्ता एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम गति के समीकरण से संबंधित जो टॉपिक है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। गति के आप जानते हैं 3 समीकरण होते हैं। एक गति का प्रथम समीकरण कहलाता है, v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण जो गति का है वो s बराबर होता है u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो समीकरण है गति का वो होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो गति के समीकरण है, इन गति के समीकरणों को 9th क्लास में भी अगर आपको याद है और नहीं याद है तो आप देखना चाह रहे हैं तो 9th क्लास का जो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि तीनों समीकरणों को वहां पर ग्राफीय विधि के द्वारा एक प्रकार से निगमन किया गया है, डेरिवेशन किया गया है। तो आज हम जो बता रहे हैं, सबसे पहले इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा गति के जो समीकरण है उनका निगमन हम करेंगे ग्राफीय विधि से। और ग्राफीय विधि के बाद अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम गति के समीकरणों का निगमन करेंगे कलन विधि से, समाकलन विधि से। तो सबसे पहले आज जब हम गति के समीकरणों का निगमन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक समय वेग ग्राफ होता है। अगर आप ये ग्राफ जो है, इन ग्राफों के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने की वजह से मैंने नहीं बताए हैं इस चैप्टर में। आप 9th क्लास की जो प्ले लिस्ट है फिजिक्स की उस पर जाकर तीनों ग्राफों के बारे में स्टडी कर सकते हैं। प्रयास करूंगा मैं इसमें लिंक भी दे दूं। तो सबसे पहले तीनों समीकरणों के निगमन करने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो हमें समय वेग ग्राफ को बनाना होगा। समय वेग ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा आप देखिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए, फिर मैं समीकरणों पर आता हूं। कलर चलिए, ये आपकी वाई अक्ष होती है और ये आपकी क्या होती है, एक्स अक्ष होती है। ये आपकी एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। मैं कलर चेंज करके यूज कर रहा हूं जिससे आपको थोड़ा समझना स्पष्ट हो जाए। एक्स अक्ष हो गई, वाई अक्ष हो गई। यहां पर मूल बिंदु होता है ओरिजिन। एक्स अक्ष पर हम लेंगे समय के लिए और वाई अक्ष पर हम लेंगे वेग के लिए। तो इस पर हम क्या ले रहे हैं, समय। और ये आपकी जो एक्सिस दिखाई पड़ रही है इस पर हम ले रहे हैं वेग, वेग के लिए। तो सबसे पहले आप इस ग्राफ में देखिए, सबसे पहले 0 0 की कंडीशन में देखिए कोई वस्तु यहां पर, ध्यान दीजिए गतिमान वस्तु यहां पर है तो ये मान सकते हैं आप उसकी प्रारंभिक अवस्था है, यानी समय भी 0 है और समय 0 होने के साथ साथ उसका जो वेग है, वेग का मान भी क्या है, 0 है। यानी ऐसे मान सकते हैं वो इस समय क्या है, स्थिर अवस्था में है, वो गतिमान नहीं है। अब हमने देखा कुछ समय के बाद हमने देखा उसने गति प्रारंभ कर दी और गति प्रारंभ करने के बाद हमने देखा वो इस स्थिति में आ गई और यहां पर उसका जो वेग है उस वेग को हमने क्या मान लिया, उस वेग को मान लिया u। और u वेग से गतिमान होने के बाद वो t समय में उसने कितना वेग प्राप्त कर लिया, उसने t समय में वेग जो प्राप्त कर लिया वो कितना प्राप्त कर लिया, v। तो v जब वेग उसने प्राप्त कर लिया तो पहले तो वो यहां पर थी और आप ये माने t समय के बाद वो पहुंच गई यहां पर, वेग कितना हो गया, तो t समय के बाद जब वो b वेग को प्राप्त कर लेती है तो अगर हम ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना चाहें, समय वेग ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना चाहें तो ये रेखा प्राप्त होगी, सरल रेखा प्राप्त होगी, किसके रूप में, ढाल के रूप में। अब आप देखिए एक परपेंडिकुलर हम क्या कर रहे हैं, इससे डाल दिया इस पर और एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहां से यहां पर। आप देखते रहे, एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहां
इनको हम नाम दे दे रहे हैं, कुछ इन पॉइंटों के नाम दे दे रहे हैं जिससे हमें आसानी हो जाए। कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं जिससे आपको आसानी रहे समझने में। इस पर जहां पर उसका प्रारंभिक वेग u है उस पॉइंट को हमने माना ए। जब उसका ये वाला बिंदु इसे क्या मान लिया b। जब उसका वेग कितना हो गया, उसका वेग हो गया v, तो उस पॉइंट को क्या मान लिया c। ये जो समय अक्ष है b वेग वाली स्थिति में समय अक्ष पर जो पॉइंट माना है वो क्या माना है d। और जहां से हमने कंसीडर किया ओरिजिन जो कहलाता है मूल बिंदु है ना, वो क्या हो गया वो। अब आप जरा ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो समय अंतराल है, मैंने आपको बताया u प्रारंभिक वेग से गतिमान वस्तु के वेग में जब b तक परिवर्तन हो गया, यानी उसका प्रारंभिक वेग u था और प्रारंभिक वेग से स्मॉल t समय में उसका वेग क्या हो गया b। तो ये वाला हमारे पास समय कितना हो गया, ये वाला समय हो गया स्मॉल t। अगर हम इतने यहां से यहां तक देखें दूरी, इस वाली दूरी की अगर हम बात करें, तो इस वाली दूरी की अगर आप बात कीजिएगा तो ये वाली जो दूरी है हमारे हिसाब से क्या है, ये प्रदर्शित कर रही है प्रारंभिक वेग के लिए। और इसके बाद आप देखिए जिसकी अभी मैं आपको बताऊंगा, ये वाली जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा कि इसका मान 80 कहां से आ गया। एक ही बार में लिख रहे हैं जिससे लिखने से छूट ना जाए। ये हो गया 80 कहां से हो गया, देखो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। ए क्या है, एक्सीलरेशन है, और टी क्या है, समय है। तो आप जाते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। और त्वरण बराबर चूंकि वेग परिवर्तन बटे समय होता है, तो आप समझिए वेग परिवर्तन बराबर क्या हो जाए, वेग परिवर्तन बराबर हो जाए त्वरण गुणा समय। तो यहां से यहां तक वेग में जो परिवर्तन हुआ है वो बराबर हो जाए त्वरण गुणा समय के, इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं 80। अब आप देखिए जैसा मैंने बताया था, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ के बारे में आप देखिएगा। ये जो ग्राफ है ये समय और वेग में संबंध जो होता है, ठीक है नहीं, उसके लिए बनाया गया है। समय और वेग में संबंध के लिए ये ग्राफ बनाया गया है, और इसी की सहायता से बाकी जो हैं हम तीनों समीकरणों को प्राप्त कर लेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये इसका मूल बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0। आप ये मान लें यहाँ पे समय भी 0 है और वेग भी 0 है, यानी इस समय वस्तु गतिमान नहीं है। अब वस्तु ने गति करना प्रारंभ की, तो जहां से हमने ऑब्जर्वेशन लिया वहां पर हमने माना इसका प्रारंभिक वेग क्या u है। एक्स एक्सिस पर हमने समय लिया और वाई एक्सिस पर क्या लिया, वेग। जब इसका प्रारंभिक वेग u है, उसके बाद हमने क्या देखा, स्मॉल t समय के बाद ये लगातार क्या है, ये गतिमान है। तो स्मॉल t समय के बाद इसका वेग कितना हो गया, इसका वेग हो गया v। और जब इसका वेग v हो गया, तो वेग v हो जाने पर हमने क्या किया, इसकी जो पोजीशन c है, c से एक परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स अक्ष पर। और जहां पर जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास u है, u से एक परपेंडिकुलर डाल दिया cd पर। एक अगर हम परपेंडिकुलर डालना चाहें तो इस पोजीशन में भी डाल सकते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर इसका हमें उपयोग कर सकते हैं। अब आप देखिए इसके बाद ये आपका अगर हम डिस्टेंस देखें, ये वाली दूरी देखें, तो 0 से कितना हो गया, वेग u हो गया। तो ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी u हो ही गया। और यहां से यहां तक वेग u से हो गया v। आप जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन बटे समय के कारण आप समझ रहे हैं यहां पर जो वेग परिवर्तन हो गया वो हो गया त्वरण गुणा समय। इसलिए ये वाली डिस्टेंस हमने किसने लिख ली, 8 थी। तो हम इसे लिखेंगे, लिखते समय हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, हम जो स्टेटमेंट बता रहे हैं आप लिखेंगे कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है और स्मॉल t समय के बाद उसका वेग परिवर्तित होकर क्या हो जाता है, v हो जाता है।
हम बता देंगे समय के लिए हम x अक्ष पर प्रदर्शित कर रहे हैं और वेग के लिए हम y अक्ष पर प्रदर्शित कर रहे हैं, और उसी हिसाब से हम इस ग्राफ को बना देंगे। तो आप सबसे पहला रिलेशन है जिसे हम गति का पहला समीकरण भी कहते हैं, वेग समय रिलेशन, वेग समय संबंध समीकरण। तो वेग समय संबंध समीकरण में देखिए, ये हमारे बेटा ये जो ना AC जो कहलाएगा, AC हमारे पास क्या है, AC हमारे पास है समय वेग ग्राफ। इस समय वेग ग्राफ का जो ढाल होगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्लोप कह सकते हैं, इंग्लिश में स्लोप कहते हैं, ढाल कहते हैं, ढलान कहते हैं, नहीं है नहीं। तो ये जो ढलान है या स्लोप है, इसके द्वारा हम निकालेंगे पहले समीकरण के लिए। तो इस अगर हमारे पास स्लोप है, इसका क्या करें, इसका ढाल निकाल लें, ठीक है नहीं। वो किसे प्रदर्शित करेगा, ये जो हमारे पास समय वेग ग्राफ बन के आया है, जिसे हम AC रेखा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम इसका, मैंने बताया ना, AC रेखा का ढाल निकाल लें, स्लोप निकाल लें, तो वो किसे बताएगा, त्वरण के लिए बताएगा। तो आप देखिए पहला समीकरण, यहां पर त्वरण, A बराबर सरल रेखा AC का ढाल, स्लोप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप। जैसे आपने पर्वत पे देखा होगा, जैसे उतरते हैं या हम चढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। जैसे सीढ़ियों पर हम चढ़ते हैं, जीने की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तो हम सरल रेखा AC का ढाल निकालें। आप सीधे सीधे और सरल भाषा में समझ लें, ये जो आपको त्रिभुज बना हुआ दिखाई पड़ा ABC त्रिभुज के लिए अगर हम tan थीटा का मान निकाल लें, तो जब हम tan थीटा का मान निकाल लेंगे, तो tan थीटा का मान निकलने पर क्या आ जाता है, tan थीटा का मान हमारे पास निकलने पर स्लोप निकल के आ जाता है, ढाल निकल के आ जाता है। तो यहां पर देखिए A बराबर, अब आप जानते हैं जो tan थीटा है, क्या है, tan थीटा। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं tan थीटा, हालांकि ये रफ वर्क है, tan थीटा। अब tan थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं लंब कोण क्या होता है, आधार होता है। तो लंब क्या हो गया, BC, और आधार आपके पास क्या हो गया, AB। और मैंने बताया यही वाला जो मान है वो किसे प्रदर्शित करेगा, ये त्वरण के लिए प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर A बराबर आपके पास क्या हो गया, BC अपॉन AB। A बराबर, आप BC का मान देखिए, तो BC का जो मान हमारे पास है, ये मान कितना है, BC का मान आप निकालिए। तो BC का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम ये जो हमारे पास C से D तक का जो डिस्टेंस है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं DC। DC या CD कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहां पर। अगर हम इसमें से ये वाला घटा दें, ये वाला घटा दें, क्योंकि हमें BC निकालना है। अगर हम BC में से और कितना घटा दें, BD घटा दें, कितना घटा दें, BD, तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, BC की वैल्यू निकल आएगी, अपॉन क्या हो गया, AB। ये A हो गया। D से C की वैल्यू आप देखिए, तो D से C की वैल्यू बेटा अगर यहां से कंसीडर करें, यहां से यहां तक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, B है। हम यहां पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ये वाली, जो 0 से अगर हम कंसीडर करें, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई B। ये वैल्यू कितनी है, B। तो ये हो गया B माइनस BD। देखिएगा फटाफट देखें आप, BD का मतलब मैंने आप, सॉरी, BD। तो BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू हमारे पास है U, स्मॉल u, अपॉन AB। तो A से B तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया, tan T से। AT बराबर त्रिची गुणा हो गई, कितना हो गया, B माइनस T, B माइनस U, सॉरी। तो B बराबर हमारे पास आ गया U प्लस AT। ये आपका क्या कहलाता है, ये गति का कौन सा समीकरण निकल के आ गया, ये गति का पहला समीकरण निकल के आ गया, B बराबर U प्लस AT।
अब आपको देखिए दूसरे समीकरण में हमें जो निकालना है वो निकालना है समय स्थिति संबंध। तो समय स्थिति संबंध के लिए अगर हम समीकरण निकालेंगे तो गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए गतिमान, ध्यान दीजिए, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, इसे हम स्मॉल एस मान लेते हैं। स्मॉल एस बराबर, तो स्मॉल एस जो होता है, ध्यान दीजिए, ये तो समय वेग ग्राफ है। ये क्या है, ये जो एसी लाइन है, एसी लाइन प्रदर्शित कर रही समय वेग ग्राफ के लिए। और ये आपकी जो अक्ष दिखाई पड़ रही है एक्स अक्ष, ये आपकी क्या है, समय अक्ष है। तो अगर हम जो हमारे पास समय वेग ग्राफ है और एक्स अक्ष है, इनके बीच घेरा गया पूरा क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें, आ रही बात समझे। आप ऐसे मान सकते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, ये आपका हो गया एसी लाइन, रेखा, स्ट्रेट लाइन, जिससे हम कह रहे हैं समय वेग ग्राफ। और ये आपकी क्या हो गई, ये एक्स अक्ष हो गई समय। अगर हम ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लें, आप समझ, जैसे मैं चल रहा हूं, ये जो क्षेत्रफल देख रहे हैं, अगर हम पूरा क्षेत्रफल निकाल लें तो पूरा क्षेत्रफल निकालने में स्मॉल टी समय के द्वारा, गतिमान वस्तु के द्वारा चली गई जो दूरी है उसका मान निकल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समय वेग ग्राफ, समय वेग ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घेरा गया क्षेत्रफल, ठीक है नहीं। यानी जो समय वेग ग्राफ है एसी और ये जो समय अक्ष है, इसके बीच का जो क्षेत्रफल है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे देखिए यहां से लेके यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, और ये पूरा इस क्षेत्रफल का मान निकाल लें तो हमारे पास गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी निकल आएगी। अब आप जरा ध्यान दिए, अगर हम इस पोर्शन को देखें, इसे वैसे तो ये समलंब चतुर्भुज बन गया। अगर हम इसे दो पार्ट में कर लें समलंब चतुर्भुज के लिए, हम आगे से लगाएंगे, तो ये तो हमारे पास बन गया आयत, और ये क्या बन गया बेटा, समकोण त्रिभुज बन गया। तो अगर हम आयत के क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालकर आपस में क्या कर ले, जोड़ लें, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाए, हमारे पास जो ये क्षेत्रफल है जिसके हम निकालना चाह रहे हैं उसका मान निकल आएगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करें, ओ हम कह सकते हैं आकृति, समलंब चतुर्भुज नहीं लिख रहे हैं, आगे आकृति क्या, देखिए ध्यान दीजिए, ओ डी, ध्यान दीजिए ओ डी, फिर क्या हो गया बी, फिर क्या हो गया सी, ए का क्षेत्रफल। फिर से आप देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया ओ डी बी सी ए, इसका क्षेत्रफल। देखिए अब इसमें आप देखिए दो भागों में हम इसे डिवाइड कर लें। हम देखिए लिखते हैं आयत, आयत, आयत का नाम क्या लिख सकते हैं, ओ डी बी ए, ये हम लिख सकते हैं आयत ए ओ डी बी का क्षेत्रफल। किधर से भी हम कर ले क्षेत्रफल पर, चाहे हम ए ओ डी बी लिख लें, चाहे डी बी ओ ए लिख लें, चाहे बी डी ओ ए लिख लें, क्षेत्रफल तो वही निकल के आएगा, वही आयत बनना है। तो कौन सा हो गया, ये हो गया ए ओ डी बी का क्षेत्रफल। अब आप देखिए हमारे पास ये समकोण त्रिभुज बच रहा है, कौन सा, ए बी सी। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र, क्षेत्रफल। अब आप देखिए,
आयत का क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो हमारे पास क्या हुई, ए बी, ठीक है, लंबाई हमारे पास क्या हुई, ए बी या ओ डी, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, आयत बनना है। और बराबर इंटू क्या हो जाए, चौड़ाई, या तो हम लिख लें ओ ए या लिख लें बी डी, एक ही बात है, दोनों भुजाएं कैसी है, बराबर है, इसकी समांतर भुजाएं जो है, इंटू बी डी प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू लंब गुणा आधार, 1/2 लंब गुणा आधार। तो यहां पर आप देखिए लंब हमारे पास क्या है, लंब है बीसी इंटू लंब कितना है, बीसी है, देखिए आप, और आधार क्या है, ए बी है, आधार ए बी। अभी हम वैल्यू रख रहे हैं, ये किसकी वैल्यू निकालना है, एस की निकालना है। ए से बी तक का मान देखिए आप, ए से बी तक का मान, तो ए से बी तक का मान हमारे पास क्या है, टी है, टी इंटू बी से डी का मान देखिए, बी से डी तक की वैल्यू क्या है, यू है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं, यू प्लस हाफ बीसी की जो वैल्यू है, बीसी की वैल्यू आप देखिए, बीसी ये है, बीसी कितना निकल के आया, 80, और कैसे निकल के आया है, 80 का मान कैसे निकल के आया है, देखिए, अगर आपको मैं रफ पर इधर बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए कैसे निकल के आया है, ये रफ वर्क है, मैं लिख भी दूर इससे कंफ्यूजन, ये सब कितना रफ वर्क है। देखिए 80 कैसे निकल के आया, हालांकि मैंने आपको बताया था त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन अपॉन समय, त्वरण है ये, और ये जो प्रदर्शित कर रहा है यू से बी वेग हुआ, तो क्या है, वेग परिवर्तन के लिए तो वेग परिवर्तन अपॉन क्या हो गया, त्वरण अपॉन समय टी। तो यहां पे वेग परिवर्तन बराबर आपके कितना आ गया, देखिए ये कितना आ गया, ए इंटू टी। तो ए इंटू टी वैल्यू कहां से लगाइए, यहां से ऐसे लगाइए, तो बीसी का मान कितना हो गया, 80 इंटू ए बी, तो ए से बी तक क्या है, टाइम टी है, तो एस बराबर हमारे पास आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह गति का दूसरा समीकरण कहलाता है, और यह समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण भी है। समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, पूरा मैं कंप्लीट कर दूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं। आप अगर प्रयास करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो आपकी समझ में आना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप नंबर भी भेज दिए हैं, उन पर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो मैसेज कर सकते हैं। अब हम बता रहे हैं आपको, हमें निकालना है वेग स्थिति संबंध समीकरण, जिसे हम गति का तृतीय नियम कहते हैं। तो देखिए यहां पर भी हम क्या करेंगे, गतिमान वस्तु द्वारा, ध्यान दीजिए, गतिमान वस्तु द्वारा स्मॉल टी समय में चली गई दूरी, अभी मैं आपको बता रहा, करना तो हमें वही है, दूरी एस। इसमें हम आपको जैसा बता रहे थे, इसमें हम ये जो आपका एसी है और ओडी है, इनके बीच का पूरा क्षेत्रफल ही निकालेंगे, क्योंकि हम चली गई दूरी निकाल रहे हैं। लेकिन जब हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, वहां पर जो आकृति थी हमने दो भागों में डिवाइड की, एक भाग को तो हमने आयत मान के क्षेत्रफल निकाल लिया, और एक भाग को हमने क्या मान लिया, समकोण त्रिभुज। अब अगर हम पूरी आकृति के बारे में चर्चा करें, कौन सी आकृति, ये जो हमारे पास आकृति बन रही है ए सी डी ओ, ये जो आकृति है, इस आकृति को अगर हम लिखना चाहें तो ये आकृति कौन सी हो जाएगी, हम लिख सकते हैं ओ डी, आकृति पहले लिख देना है, ओ डी सी ए,
का क्षेत्रफल। अगर हम इसे लिखना चाहें तो मैंने आपको बताया, अगर हम आयत और समकोण त्रिभुज में से अलग अलग ना माने तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया हमारे पास एक प्रकार से समलंब चतुर्भुज। तो हम कह सकते हैं एस बराबर समलंब, देखिए समलंब चतुर्भुज ओ डी सी ए का क्षेत्र। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समांतर जो भुजाएं हैं उनका योग लेते हैं। तो समांतर भुजा हमारे पास कौन सी है, एक तो है ए ओ और एक समांतर भुजा क्या है सी डी। तो हम लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग इनटू क्या होता है, उनके दोनों भुजाएं उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी है ना, लंबवत दूरी आप मान ले, दूरी मान ले सही रूप में तो लंबवत दूरी है, अपॉन क्या होता है 2। एस बराबर समांतर भुजाएं देखिए जरा ध्यान दीजिए, एक समांतर भुजा क्या है ओ ए, ओ ए। दूसरी समांतर भुजा क्या है सी डी। उनके बीच की दूरी क्या है ए बी। एक भुजा हो गई समांतर भुजा ओ ए, एक समांतर भुजा क्या होगी सी डी, उनके बीच की दूरी क्या हुई ए बी, अपॉन क्या हो गया 2। देखिए ओ से ए का मान लिखे अगर ये वाला, तो ओ ए का जो मान होगा वही बी डी का मान होगा, एक ही समान है, तो ये क्या हो गया यू प्लस सी से डी तक की वैल्यू रखें तो मैंने आपको बताया कितनी होगी बी, अपॉन 2। और ए से बी का जो टाइम दिया है वो कितना दिया है टी, टाइम कितना दिया हुआ हमारे पास टी दिया हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, गति के प्रथम समीकरण का थोड़ा सा उपयोग करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर लेकिन ये कहां से निकल के आ रहा है, पहले समीकरण से आ रहा है। लेकिन अगर हम यहां से टी का मान निकाल रहे होते, ये ध्यान दीजिए टी, तो टी बराबर क्या हो जाता, टी बराबर आ जाता बी माइनस यू अपॉन ए। यहां से निकालना है, फिर आप देखिएगा अगर a बराबर b माइनस यू अपॉन टी है प्रथम समीकरण में, तो t बराबर हो जाए b माइनस यू अपॉन ए। तो t बराबर b माइनस यू अपॉन ए, तब वैल्यू रख दीजिए आप s बराबर, तो ये हमारे पास आ जाएगा u प्लस बी अपॉन 2। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी b माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा a। ये आप देखिए b माइनस यू है और ये u प्लस बी है, तो b प्लस यू भी लिख सकते हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी का जो प्रोडक्ट आता है, गुणा आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b प्लस यू और b माइनस यू, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए 2 पहले से ऑलरेडी 2, तो आप देखिए यहां पर जो हमारे पास निकल के आ रहा है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 2as। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर आ गया 2as। अगर हम इसे यहां से लिख लें तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as जो आ रही है, ये गति की क्या है, ये गति की तृतीय समीकरण है और ये वेग स्थिति संबंध से समीकरण संबंधित है।
तो इस प्रकार से मैंने आपको तीनों गति के समीकरणों का निगमन ग्राफीय विधि द्वारा कैसे करेंगे उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और नाइन्थ की मैंने चर्चा भी की थी। नाइन्थ में जो मैंने आपको बताया था मेरी प्ले लिस्ट है चैनल की, उसमें अगर हम देखना चाहें तो उसमें भी हमारे पास हम देख सकते हैं, उसमें भी मैंने ग्राफीय विधि के द्वारा तीनों समीकरणों का निगमन किया है। इनमें जो ग्राफ होता है उसके लिए नाइन्थ के आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।